आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए पहले प्रश्न से। ठीक है, हमको कह रहा है कि 135 और 225 का HCF निकालना है, मौसा निकालना है और किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यहाँ प्रमेयिका के जगह पे शायद एल्गोरिदम लिखा हुआ है, एल्गोरिदम लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखा हुआ है, एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। माफ कीजिएगा। चलिए, तो पहले प्रश्न आते हैं 135 और 225। तो 135 और 225 में देखिए कि कौन से बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है, 225। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 225। और छोटी संख्या क्या है, 135। तो बी बराबर हो जाएगा 135। तो अब हम एल्गोरिदम का यूज करेंगे। एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए वैसे करने के लिए तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की आदत डालनी होगी। लिखने की आदत क्यों डालनी होगी, क्योंकि आपको बोर्ड में जो मार्किंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा ये। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार यदि देखें तो इसके अनुसार हमारे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा डी क्यू और प्लस आर होता है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप सबका। तो 225 बराबर बी का वैल्यू कितना है, 135। अब क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 135 इसमें भाग दें। तो 2 बार में लगेगा, 2 बार में हो जाएगा 270। नहीं लगेगा तो 1 बार में ही लगेगा, तो गुना कर देंगे 1 से, प्लस शेष हमें क्या बचेगा, शेष हमारे पास क्या बचेगा, 225 में से 135 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, 135, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 3 12, ये कट जाएगा तो 90 बचा हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 90। ठीक है, अब एक स्टेप आएगा, तो ये जो भाजक है और ये शेषफल है, भाजक को फिर से लेके आएंगे इधर। 135 हमारा इधर आ गया, बराबर, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसी तरीके से लिखते जाना है, नोट करते जाना है। ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से जितना ही हम बोर्ड पे लिख रहे हैं आप उतना ही लिखते जाइए, कुछ आगे पीछे नहीं करना है इस प्रश्न में। ठीक है, 135 हो जाएगा, 90 से भाग देना है, तो 90 और गुना कितनी बार में लगेगा, 2 बार में 180 हो जाता है 90 से, तो 2 बार में नहीं लगेगा तो एक ही बार में देंगे, एक ही बार में देंगे। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 35 और 10 45। ठीक है, एक बार और लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा एक बार और। एक बार और लगने के लिए इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 90 करना होगा और ये 45 यहाँ आ जाएगा। इसको 2 बार करेंगे तो 0 शेषफल बच जाएगा। हमने क्या बताया था, जब तक शेषफल यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आता है तब तक हम भाग देने की प्रक्रिया या इस तरीके की जो एल्गोरिदम की प्रक्रिया है वो दोहराते रहेंगे, बीच में कहीं भी रुकना नहीं है, वो दोहराते जाएंगे। ठीक है, तो ये दोहराते गए, तो यहाँ आ गया हमारा अब रिमाइंडर 0। अब 0 आ गया है तो यह हमारा जो लास्ट भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। HCF इसका कितना हो जाएगा, तो हेंस HCF जो है इसका हो जाएगा HCF इक्वल टू 45, ये आंसर हो जाएगा। कोई कियोस अपने मन में उत्पन्न नहीं करना है, कोई भी असुविधा नहीं लानी है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के जो है कहते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको, कैसे क्या लिखना है, इसको जिस तरीके से लिखे है ना उतना ही लिखना है, भरोसा रखिए और उतना ही छाप के आ जाएगी। ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको 1 मार्क्स का आधा मार्क्स भी यहाँ पे आपको इतना लिखने से नहीं कटने वाला है, इसीलिए आप अपने आप पे भरोसा रखिए और इसको पूरा का पूरा वैसे ही लिख लेना। ठीक है, प्रोसेस को समझिए, जब आप प्रोसेस समझ जाइएगा
तो आपको सवाल जो है वह बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है ना। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये इसका देखिए एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट हमने पहली कक्षा में समझ लिए, पिछले 2 कक्षाओं से हम प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि हमारे दोनों जो जितने भी प्रश्न किए हैं, क्या एल्गोरिदम से बाहर का कोई भी प्रश्न है? बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल कभी नहीं आता है एल्गोरिदम से बाहर का प्रश्न, और बिल्कुल एल्गोरिदम पे आपका हो जाएगा। जो एल्गोरिदम हमने पहली कक्षा में पढ़ा था वही एल्गोरिदम का हम लोग प्रयोग क्या है करते जाएंगे। यदि अभी तक इसमें से कोई नए होंगे जो सीधा सीधा प्रश्नावली देखने लगे होंगे वीडियो का, तो आप जो है अनुरोध है कि आप मेरा जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट, आप उसको जाकर के पहली कक्षा में जाकर के देख लीजिए, आपको सेम प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, ये पहला प्रश्न हो गया, इसको हम लोग इरेज करते हैं और दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ठीक, मेरा इरेजर कहाँ था? चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसका काम हो गया, पहला हो गया है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। देखिए, आपसे अनुरोध है कि जब हम समझाते रहे ना तो आप उसको समझिए, लिखने की कोशिश तभी मत कीजिएगा। जब आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी, जब मेरा समझाया हुआ पूरा हो जाएगा, तब आप वीडियो को पॉज करके उस समय लिख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको समझने के लिए आसान होगी, अच्छी रहेगी। दूसरे प्रश्न में 196 और 38,220 है। इसमें ऑब्वियसली हमारे जो ए हो जाएगा वो 38,220 हो जाएगा। ए बराबर लिख लेंगे 38,220। ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा 196। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पहले एल्गोरिदम लिख लेते हैं। ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एल्गोरिदम के अनुसार अभी के लिए। ठीक है, लेकिन जब आपको पूरा लिखना है तो पूरा ही लिखेंगे हम। तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से या के अनुसार। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसमें खुद करते हैं हम लोग, ए हमारा कितना हो जाएगा 38,220 बराबर हो जाएगा बी क्यू 196 गुना 196 से भाग दीजिए। तो पहली बार यदि भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, नहीं होगा। तो एक बार हम लोग पूरा पूरा भाग देते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है क्या है, ज़्यादा है ना। तो पूरा पूरा भाग ही दे देते हैं एक बार 196 से 38,220 में। ठीक है। एक बार में लगेगा 196, 2 बार में नहीं लगेगा। 19 दूना 38, 6 दूना 12 हो जाता है। ठीक है। तो 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, ये 7, 7 में से 9 जाएगा तो नहीं होगा। 17, 17 में से 9 जाएगा 8। ठीक है। यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 186 हो गया। ये इतना में नहीं लगेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला 2 आ गया यहाँ पे। अब 1862 कितनी बार में लग जाएगी? यदि 10 बार में देते तो 1960 होता है, तो 9 बार में। ठीक है, तो 9 बार में लगा करके देखते हैं। 9 बार में तो 9 6 के 54 के 4 बचेगा 5, 9 में 81 और 5 बचेगा 86। ठीक है, 8 आएगा, 9 8 हो जाएगा 17। ठीक है, ये 12, 12 में से 4 गया तो 8 4 12, ये बच गया 5, 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, ये 7, ये कट गया, ये भी कट गया, तो उत्तर आ जाएगा। अब 0 बचेगा। अब कितनी बार में लग जाना चाहिए इसको? तो देखिए कितनी बार में लग जाता है, 5 बार में लगेगा। ठीक है, 19 पंचे 95, 6 पंचे 30। ठीक है, 5 बार में लग जाती है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 देंगे, 6 पंचे 30 के 0 बचेगा 3, 9 पंचे 45 और 3, 45 और 3 कितना होगा 48, 48 का 8 बच जाएगा कितना हमारे पास 4। तो 5 और 4 हो जाएगा 9। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया 195 बार में। तो 195 यदि यहाँ लिखेंगे तो शेषफल हमारा 0 हो जाता है। तो एक ही लाइन का ये प्रश्न था, एक बार भाग दिए बन गया। ठीक है, तो अंतिम भाजक तो 196 ही हुआ ना। तो HCF हमारा क्या हो गया 196। ठीक है कुछ इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है,
बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो, डायरेक्ट नहीं करने आता हो, तो आप आराम से पूरा पूरा भाग दे लीजिए। अलग से एक रफ पेज में जो है भाग दे लीजिए, उसके बाद जो है उसको जो है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाग ही को तो लिखा गया है, कोई अलग से विधि थोड़ी आया है। जो हम लोग पढ़ते आए हैं ना, उसी को एक अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, कंटेंट हमारा कुछ नहीं बदला है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। ये 196 हो गया इसका उत्तर। तो 2 प्रश्न हमने इसमें का कर लिया है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, अब इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। चलिए, अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, 867 और 255। इसमें एक कितना आएगा बताइए, इसमें एक कितना आएगा? इसमें ए आ जाएगा आपको 867 और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 255 आएगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, यूक्लिड का विभाजन, अब ये मुझे लिखने की जरूरत है क्या? विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए मेरा हमेशा मानना होता है कि जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन बोर्ड पे नहीं करते हैं, वो बच्चों पे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है ये और यहाँ सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है नहीं। ठीक है, ऑफलाइन होता तो हम इतना नहीं करते, ये आपको खुद करवाने थे हम यहाँ पर आप बुला करके, या फिर आपको कॉपी पर करना होता। ठीक है, और सबका कॉपी हम चेक करते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन है ये, तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, पूरा पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि आप यदि बना सकते हैं खुद से, तो आप पहले मेरे हल करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पूरा पूरा प्रश्न बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है चेक करने के लिए वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आपके लिए जो सुविधा हो ना वो कीजिए। ठीक है, अब इतना जब सब कुछ बता ही रहे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर ही दीजिएगा, है ना। इतना तो आपका नैतिक धर्म बनता ही है। चलिए, ए हो जाएगा 867, बी हो गया 855। हमारे पास ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए का वैल्यू कितना है 867 और बी का वैल्यू कितना है 255। 255 से भाग देंगे 867 में तो 2 बार में तो लग ही जाएगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में भी लग जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 3 बार में, 4 बार में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो 5 या 15 के 5 हो गया, बचा 1। ठीक है, 5 या 15, 1 16 का 6 हो गया, बचा 1, 3 गुना 6 1 7 हो गया, बचा कुछ नहीं। तो यहाँ 5 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, तो 102 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, चलिए 102 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ 255 में करना होगा हमको, तो 255 को यहाँ लाएंगे तो 255 अब बराबर हो जाएगा कितना 102, अब गुना 2 बार में तो लग ही जाएगा 204। तो 204 तो रिमाइंडर में कितना बच जाएगा, इसमें से 204 घटाइए, तो 55 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 में से 4 घटाएंगे तो 51 बचेगा, तो ये 51 हो गया। ठीक है, अब 102 को फिर से लाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया हमारा। 102 बराबर हो गया 51, गुना कितनी बार में, 2 बार में तो हमारा कट ही जाएगा, 2 बार में पूरा पूरा कट ही गया। तो 102 51 से 2 बार में कट गया, तो हमारा फाइनल भाजक कौन हो गया 51, फाइनल भाजक 51 हो गया, अंतिम भाजक। तो हमारा HCF कौन हो जाएगा, HCF भी हो जाएगा कितना 51 हो जाएगा आंसर, है ना। आसान कुछ नहीं है प्रश्नों में, पूरा पूरा प्रश्न जो है आसान है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम इस तरीके से पूरा हो गया है। अब आप इसको लिखना चाहें तो इससे लिख सकते हैं या खुद से बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यदि समझ गए होंगे तो। नहीं समझे होंगे तो इतने सारे प्रश्न हुए हैं, आप पीछे जाइए उसको फिर से समझिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोकिए, खुद से बनाइए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, बिना समझे हुए आगे की ओर मत बढ़िए, नहीं तो ये आपको हमेशा जो है परेशान करती रहेगी, भूत की तरह। पीछे से आपको पूरा का पूरा भूत ही दिखेगा ये।
दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, पढ़ेंगे। आप लोग जो है क्या करना है, आपको बुक सामने रखनी है और उस प्रश्न को मुझसे मेरे पढ़ने से पहले पढ़ लेना है। मतलब कि अभी ही आपको रोक देनी है, मेरा भाषण सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप पढ़िए। क्योंकि ऑनलाइन है तो कुछ ना कुछ बोलते रहना है, इसीलिए हम बोलते जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आप क्या कह रहे हैं, आप लोग पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। 6q+1, 6q जोड़ 1, ठीक है। क्या धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q+1 के रूप का होगा, 6q+3 के रूप का होगा या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। इसमें हम आपको दो प्रश्न दिखा देते हैं। ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता था क्या कि धनात्मक सम पूर्णांक, यही पूछ देता तो कौन सा बड़का जुलूम हो जाता। किसके रूप का होगा, 6q के रूप का होगा, 6q+2 के रूप का होगा या 6q+4 के रूप का होगा। यही पूछ देता तो कौन सा बड़ा जुलूम हो जाता। इसी को कहता दर्शाइए। दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रश्न में दोनों प्रश्न सॉल्व होंगे, ठीक है। अंतिम में जो हम पंक्ति लिखेंगे ना, वो बदल के इसके बदले में ये लिखा जाएगा, या ये दिखाना होगा तो इसके बदले में ये दिखा देंगे। इतना ही का अंतर है। आप देखिए कैसे करते हैं जादू। आप लोग किए थे कल के वीडियो में, यानी कि पहले के वीडियो में जो है किए हुए थे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है यहाँ से 6q+1, तो हम लोग क्या बोला था, मैंने बोला था आपको कि जो आपके भाजक में आपको दिखे वही को मान लीजिए b, ठीक है। यहाँ तो हम लोग हल में क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम विषम नहीं मानना है, धनात्मक पूर्णांक मानना है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक a को मान लेना है। a मान लेंगे तो भाजक तो कोई ना कोई होगा ही, तो भाजक को क्या मान लेंगे, b मान लेना है भाजक को। और जब भाजक b मान लिए हैं तो भाजक का मान भी हम मान लेते हैं ना 6, अब बराबर कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। क्यों माने भाई 6 इसीलिए माने क्योंकि 6 के ही रूप में लिखना है हमको, ठीक है। और जब इतना लिख ही दिया तो r कितना हो जाएगा, अब बताइए r कितना, r का वैल्यू कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, बोलिए b तक होता है। तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि r निकालना चाहेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, 6 तक होगा ना, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, ऐसा वाला एक लाइन लिख ही लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो 0 से लेकर के r का वैल्यू हो जाएगा 6 तक। 6 के बराबर नहीं है, ध्यान रखना, पूर्णांक है तो पॉइंट में भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक पॉइंट में नहीं होता है, इतना हो जाएगा। इसीलिए हेंस r बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या 6 होगा, नहीं होगा सर, एंड 5, ठीक है। 6 होगा, बताइए, नहीं होगा। इतना समझ गए हैं। इसके बाद का प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा बताइए, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो a बराबर क्या होता है, bq+r होता है। a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6q + r हो जाएगा, है ना। अब इसी में तो हमको वैल्यू पुट करना है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। अब r का अलग अलग वैल्यू देंगे, तो क्या हम इतना को मिटाएं, बोलिए फटाफट, मिटा दें। चलिए ठीक, इतना को हम साफ करते हैं और साफ करके हटा देते हैं, इसको रखे रहते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिखता रहे हमारा मंजिल। मंजिल
दिखता रहेगा तो मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। जब मंजिल दिखता नहीं है ना तो लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, जब हम लोग अब शुरू करते हैं r बराबर 0 से, r बराबर 0 से शुरू करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, यानी कि हो जाएगा 6q। ठीक है, r बराबर हम लोग कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो r बराबर 1 लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, r बराबर 2 लिखते हैं, r बराबर 2 लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 2। r बराबर 3 लिखते हैं तो r बराबर 3 लिखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 3। r बराबर 4 लिखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 4। r बराबर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 5। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए। कुछ था नहीं, एक एक लाइन को लिखना था, लिख लिया हम यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है बताइए। अब इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। अब सीधा सीधा क्या करना है, इसको कौन सा सम है कौन सा विषम है उसको छाड़ना है। ठीक है, बताइए 6 सम है कि विषम है? 6 सम है, और हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या में आप सम से गुना कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, वो सम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 1 है, इतना तो सम है ही, पहले ही दिखा दिए। एक इसमें विषम है, सम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सम में सम को जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम में विषम को जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, मेरे साथ साथ करते रहिए, विषम हो जाएगा। करते रहिए, लिखना नहीं है, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, बोलना है मेरे साथ साथ। अब सम में किसको जोड़ रहे हैं, सम को जोड़ रहे हैं, सम में सम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम में किसको जोड़ रहे हैं, विषम को, तो क्या हो जाएगा, ये विषम को। अपना स्पीड बढ़ाइए अब, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं तो स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, 6q प्लस 5 कितना हो जाएगा, विषम हो गया। अब इसमें हमको क्या, कौन सा वाला प्रश्न है, प्रश्न है हमारा ये वाला, है ना, ये वाला प्रश्न कह रहा है प्रूव करने के लिए। तो एक ही लाइन तो अब लिखना है, वो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, एक ही लाइन लिखना है, इसीलिए यहीं पर लगा देते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है। हो गया, बात खत्म। विषम पूर्णांक देखिए किसके रूप का, 6q प्लस 1 के रूप का है, 6q प्लस 3 के रूप का है, या 6q प्लस 5 के रूप का है। वो तो गया, इसमें था कुछ नहीं था। तो फटाफट आप इसको छापना चाहते हैं छापिए। ठीक है, नहीं यदि यहाँ पे कहीं दिक्कत होता है तो एक बार फिर से वीडियो को जाइए बैक में, रिमाइंड कीजिए, फास्ट कीजिए वीडियो को और फटाफट देख डालिए। ठीक है, और देखिए आपको यदि समझने में कहीं पर दिक्कत हो रही है ना, कहीं सवाल में फंस रहे, इसका मतलब है आप वीडियो देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं साथ साथ। ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, जब सवाल समझा रहे हों तो आप वीडियो पूरा बढ़िया से समझिए, फिर कॉपी पेन रखे रहिए फटाक से उसको। तब उसके बाद जब हम बोलेंगे तो आप नोट कर लीजिए, आप तो आप तो खुद ही बना लीजिएगा, क्योंकि सारा स्टेप आपके दिमाग में तब तक बैठ चुका होगा। ठीक है, और एक बार आप समझ जाते हैं और तब आप बनाते हैं तो आपका वो दोबारा होता है। ठीक है, उसमें दिमाग का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तब कोई पे दिक्कत होगा तो आप सपोर्ट के लिए वीडियो देख लीजिए, इतना देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए कैलकुलेशन में या जो भी चीज़ आता है। ये सब ट्रिक्स हैं ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का एक्सरसाइज हम क्लासरूम में खूब करवाते हैं, पर यहाँ तो संभव है नहीं, इसीलिए यहीं पर हम आपको ये सब बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपको दिखने में लग रही है कोई छोटी चीज़, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, ये सब प्रूव करने में ना बहुतों को हालत खराब हो जाता है सीखने में, कि किस तरीके से लिखें, इसको क्या लिखें, वही समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें इन सारे प्रश्नों का, वही कहने को समझ में नहीं आता। इसीलिए आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको अच्छे से सीखिए, ताकि आपको लगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया है, किसी ने सिखाया है। तो अब तक हमने 2 प्रश्न कर लिया है, 3 प्रश्न बाकी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, पढ़े हम, कि आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा।
पहले पढ़िए आप लोग, तीसरा प्रश्न पहले पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और बताइए कि क्या हो रहा है, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको यदि इस वीडियो से सहायता मिल रही हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अब हमारी बारी, आपकी बारी खत्म। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कोई परेड है, परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। देखिए ये सब क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 3 का है ये सब चीज़ लिखना जरूरी है, क्योंकि आप क्या है, आप उसको समझाना है। एग्जामिनर समझता नहीं है, एग्जामिनर को बच्चा मानिए और उसको समझाइए एक एक चीज़ लिख करके, तब वो आपसे ज़्यादा प्रसन्न होगी। यदि उसको दिमाग लगाना पड़ा समझने के लिए तो आपका दिमाग कम हो जाएगा वहाँ पे, मतलब कि मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखना है, आपको एक एक चीज़ लिख करके बताना है, उसको समझाना है। कंपटीशन में चलेगा, कंपटीशन में इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आधा पढ़े, चलो क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, मैथ से निकालो, बात खत्म। कंपटीशन में इतना ही चलता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में यदि लिखना है तो बोर्ड में आपको पूरा पूरा लिखना होगा, ठीक है। और टुकड़ी को कह रहा है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड के में सदस्यों की संख्या कितनी है, परेड में सदस्यों की संख्या 616 है। आर्मी बैंड में सदस्य कितना है, सदस्यों की संख्या बराबर है 32, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी बैंड के पीछे में जो है इन 616 को लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से लगाना है कि 32 के कोई आगे ना चला जाए, है ना, यानी कि 32 है तो उसी रो में सब दिखना चाहिए, समान संख्या में दिखना चाहिए। तो बताइए कितना रो कह रहा है कि हो जाएगा, अधिकतम कितना संख्या बन सकता है, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये एक प्लेस है, इस तरीके से प्लेस है आर्मी बैंड की, ठीक है। इस तरीके से 32 है, इसमें कुछ कम है, 32 है। और इसी के पीछे में जो है पूरा का पूरा लगना है, किसको लगना है, इन 616 सदस्यों को भी लगना है। और एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसके पीछे जो इसको लगाएंगे हम, तो जितना इधर लगा है ना उतना ही इधर भी लगना चाहिए, ठीक है। यानी कि बैंड के पीछे ही, बैंड की सदस्यों की संख्या को उसके पीछे ही 616 को लगाना है, समान संख्या में लगाना है, ठीक है। हर पंक्ति में समान ही होना चाहिए, हर पंक्ति में समान है तो ये भी तो एक पंक्ति है तो इसमें भी तो समान होना चाहिए, इसमें भी तो समान होना चाहिए। तो कह रहे कितना बैंड बना सकते हैं बताइए। तो उस तरह की बैंड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, ठीक है। तो HCF हम लोग निकालेंगे। अब HCF कैसे निकालना है, तो यहाँ क्या पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पढ़े हैं यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम पढ़े हैं तो उसी का प्रयोग करेंगे ना, भाग विधि गुणनखंड विधि का तो करेंगे नहीं। तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो इसमें उसके लिए हम लोग मानना पड़ेगा A और B, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड A, या फिर एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सदस्यों की संख्या सभी पंक्ति में समान है, क्योंकि सदस्यों की संख्या सभी पंक्ति में समान है एवं पंक्ति कितना रखना है, अधिकतम रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, अधिकतम में पूछ रहा है ना पंक्ति, जरा हम देख रहे, मेरा टैब हो गया लॉक, उसको खोल दिए। चलिए स्तंभों की संख्या, अच्छा ठीक है।
दोनों समूहों का मान समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बात वही होगा, ठीक है। यहाँ स्तंभ ही लिख देते हैं ना, सदस्यों की संख्या सभी स्तंभ में, स्तंभ ही लिख देते हैं पंक्ति के बदला, सभी स्तंभों में समान। एवं क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, ठीक है। एवं क्या कर ज्ञात करना है हमको, एवं स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। हेंस क्या होगा, हेंस हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। हेंस हमें 616 एवं किसका 32 का एचसीएफ ज्ञात करनी होगी। अब जब ज्ञात करनी होगी एचसीएफ, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो ए बराबर मान लेते हैं, आप लिख दीजिए, ए बराबर 616 मान लेते हैं, बी बराबर 32 मान लेते हैं। एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए का वैल्यू कितना है 616 बराबर हो गया 32, कितनी बार में दे सकते हैं, भाग दे करके देख लीजिए, 32 से भाग दीजिए 616 में, एक बार में लगेगा 32, 11 में से 2 गया 9, बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 29, 29 ये हो गया 6, 96, कितनी बार में लग जाएगा, 3, 9 में 27, 9 बार में लग जाएगा, ये 9 है, ठीक है, 9 बार में लग जाएगा। ये 9 गुना 18 का 8 बच गया 1, 9 या 27, 1 हो गया 28, ये 18 में से 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, तो बच गया 8, 8 में से 8 गया ये 0, ये कैंसिल हो गया 8, 8 रिमाइंडर बचा, ये काट ही दीजिए इसको, तो यहाँ हो गया 19 और प्लस हो गया 8, ठीक है। अब 32 में भाग देना होगा किससे, तो 8 से, तो 8 चौका 32, तो अंतिम भाजक क्या हो गया 8, अंतिम भाजक 8 हो गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 8, एचसीएफ 8 हो गया। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक है ना। तो यहाँ एक लाइन आप लिख दीजिए, इसीलिए स्तंभों, यहाँ पे गलत लिखा गया था, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, आंसर हो गया, है ना, सिंपल है। सिर्फ भाषा को समझने की जरूरत है कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके भाषा को समझ गए, भाषा समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल लें, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको रिमाइंड करते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा था कि हमारे पास परेड में सदस्य कितने हैं, 616 आर्मी है, ठीक है। जिसमें से जो उनके बैंड है वो 32 का बैंड है, उसी में से नहीं 32 का बैंड है। अब उसको एक परेड मार्च करनी है, परेड मार्च करने के लिए उसको अरेंज करना होगा ना पूरे के पूरे व्यवस्था को, तो उसको अरेंज करने के लिए क्या किया गया है कि उसको बैंड के पीछे मार्च करना है। अब बैंड के पीछे मार्च करना है तो इस तरीके से मार्च करना है ताकि जो है जितनी स्तंभ की संख्या बने, ठीक है, स्तंभ की संख्या बने उसमें समान होना चाहिए, प्रत्येक स्तंभ में समान संख्या में होने चाहिए। तो कह रहे हैं कितने स्तंभ बन सकते हैं, ठीक है, अधिकतम कितने स्तंभ बनानी होगी। तो हमें क्या करना होगा, जब अधिकतम मान कहेगा निकालने के लिए तो हमको 900 निकालनी है, तो 616 और 32 का क्या कर दिया, एचसीएफ निकालना है। तो ए का मान चूंकि 616 बड़ा है तो ए बराबर हो जाएगा 616 और बी बराबर हो जाएगा 32। अब एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या कर दिया, वैल्यू निकाल लिया, तो हमारा 900 कितना हो गया 8, तो वही 8 हमारा क्या हो जाएगा, बैंड स्तंभ की अधिकतम संख्या हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ नहीं दिखाना है, आप चाहे तो वहाँ पे जो रफ कॉलम दिया रहता है उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यदि आप समझ गए होंगे तो उसको आप लिख लीजिए, और लिख लिए हैं तो हम इसको दे रहे हैं मिटा,
उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। 5 प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न पे आते हैं और उसको देखते हैं। यदि अभी भी आपको एक बार हमने रिपीट किया हुआ है इस प्रश्न को और फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए उस प्रश्न को, ठीक है, और उसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉरी 4 पे, 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के ही रूप का होगा, ठीक है। इसमें हमको क्या दिखाने के लिए कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। किसके रूप का होता है? 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्या? तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब देखिए अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे? अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे कि धनात्मक पूर्णांक का सम रूप कैसा होता है, विषम रूप कैसा होता है। अब यहाँ से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा है इस प्रश्न में। एक स्टेप आगे क्या बढ़ा है कि अब हमको उस पूर्णांक का वर्ग करके देखना होगा कि उसका वर्ग किस रूप का है, 3m के रूप का है या 3m + 1 के रूप का है या नहीं है। बात नहीं समझ में आई? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे कि उसके धनात्मक पूर्णांक किस रूप का है वो देख रहे थे, ठीक है ना। क्लियर कर लीजिए माइंड में, धनात्मक पूर्णांक किस रूप का है वो देख रहे थे। अब क्या देखना है हमको? अब देखना है कि उसका वर्ग किस रूप का होता है। और उसके बाद वाले प्रश्न में तो और भी थोड़ा एक स्टेप आगे, उसका घन किस रूप में होता है वो भी चेक करना है। देखिए, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 बार हमको चीजें माननी होगी। एक बार तो हमको धनात्मक पूर्णांक को दिखाना होगा और उसके बाद उसका वर्ग करके देखना होगा कि वो किस रूप का है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक क्या मान ले? ए माने या नहीं माने? बताइए आप। ए माने, एक्स माने? हिंट में तो दिया है कि एक्स मान लीजिए, पर हम ए मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं, हल लिखते हैं और मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हम? ए मान लिया। बी भी मानना होगा ना, बी बराबर 3 ही मान लेते हैं, वही जो पुराना प्रोसेस पढ़ते आए। जब बी बराबर 3 मान लिए हैं तो आर बराबर अब सीधा सीधा लिख सकते हैं 0, 1 और 2 लिख सकते हैं ना। चलिए तो यूक्लिड का अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे तो ये ए बराबर क्या होता है? b2 + r होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3q + r हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमको वैल्यू पुट करना है। r बराबर क्या हो जाएगा? जब r बराबर 0 पुट करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3q के रूप का होगा, 3q + 0 यानी कि 3q। चलिए एक बार 0 लिखिए देते बराबर 3q हो जाएगा। अब हमको वर्ग न चेक करना है, क्या चेक करना है? वर्ग ना। तो इसको हम वर्ग कर दें दोनों तरफ, कोई दिक्कत होगा? या कुछ और दिखने लगा? इसको वर्ग कर सकते हैं ना, तो वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? तो लिखते हैं हम लोग दोनों ओर वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना। इसको और कुछ लिखे हैं? कुछ लिखते हैं, इसको थोड़ा बहुत सोचते हैं।
ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर एक लाइन और लिखते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर लिख देंगे तो कोई तकलीफ नहीं ना, इतना रहने देते हैं अभी। ठीक है, और अब r का वैल्यू 1 करके पुट करते हैं, r का वैल्यू 1 लेकर के देखते हैं क्या आता है। तो हम यहीं से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ये टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं या तोड़ के लिखें, लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 हो जाएगा। क्या इतना ठीक है? नहीं ठीक है, एक बार और तोड़ते हैं। ए स्क्वायर बराबर, इसमें से देखिए 3 आ सकता है बाहर, क्या 3 बाहर कर लेते हैं, तो 3q स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। 3 तो बाहर कर लिए ना, इतना ही में अब प्लस 1 लिख देते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत है इतना पे? ये गणित है बॉस, यहाँ पे हम लोग अपने अनुसार चीज़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन चीज़ों को ऐसे तोड़ते हैं कि ताकि वो चीज़ गलत ना हो, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जैसे होता है सुविधा के अनुसार लिखिए। ठीक है, इतना तक समझ गए ना, और यदि इतना समझ गए तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले इतना समझे, क्योंकि ये प्रोसेस है लेंदी। ठीक है, और हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी और इसकी आगे भी, जो निकाल रहे हैं ना रिजल्ट, उसकी ज़रूरत ही पड़ेगी। इसीलिए हमारे पास तो बोर्ड हो गया है, भर गया है, ख़त्म हो गया है बोर्ड, तो हमें तो मिटाना ही होगा। मिटाने के लिए हमें कुछ ऐसा चीज़ चुनना होगा जिसके लिए हम असुविधा ना हो, मुझे भी। ठीक है, वैसे ये रिजल्ट तो हमें याद हो गया, पर फिर भी आपको वहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा, तो हम इसको नहीं मिटाएंगे और हम सिर्फ इस 2 लाइन को मिटा करके काम चलाते हैं। ठीक है, इस दोनों लाइन को मिटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एक ही बार नाम माना है, एक तो मान ही लिए हैं, 0 हो ही गया, अब 2 बचा है ना, तो उतना में हो जाएगा। आई थिंक जब हम लोग r बराबर 2 देते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं या नीचे लिख दें, चलिए नीचे लिख दें। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक ही बार में हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको 2 स्टेप में लिख सकते हैं, स्क्वायर करके पहले फार्मूला पुट करके उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, पर हम यहाँ एक ही बार में कर देते हैं क्योंकि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ सीखना उद्देश्य नहीं है। सीखना उद्देश्य हमारा क्या है कि किस रूप में आता है ये, उसको सीखना उद्देश्य है। तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 दूना 6 दूना हो जाएगा 12q, अब प्लस हो जाएगा कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब यदि यहाँ तक आ गए हैं तो इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग, और बढ़ाएंगे एक स्टेप, तो ये स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से देखिए इसको और तोड़ते हैं थोड़ा सा, 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3 गुना 4q लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 3 प्लस 1 लिख देंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। 3 कॉमन ले लीजिए इस तीनों में से, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये बाहर वाला प्लस 1
आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या से क्या करते जाते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि दिमाग का दही हो गया। मट्ठा दही नहीं बनाना है, दिमाग को लस्सी मत बना, दिमाग को एकदम साफ रखिए, एकदम साफ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है कि कितना लेंदी जा रहा है। आपको एक एक स्टेप का सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक तो आई थिंक 3q प्लस r तक ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास r का 3 वैल्यू आया था, यदि 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था। पहला वैल्यू हम 0 पुट किए, 3q आया। हमें क्या प्रूव करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, वही ना। वर्ग कहने का मतलब है तब धनात्मक पूर्णांक न 3q के रूप का हुआ, वर्ग ना इसका चेक करना है। इसका वर्ग चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग कर दिए दोनों तरफ, कर दिए दोनों तरफ। एक साइड वर्ग नहीं कर सकते हैं ना, एक साइड करेंगे तो हमारा जो समीकरण है वो अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ यदि वर्ग कर दिए तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 9q स्क्वायर हो गया ना। 9 में 3 तो है ही ऑलरेडी, तो 3 को बाहर कर लेते हैं तो 3q स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं इसको, 3 गुना 3q स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप वाला r का वैल्यू 0 वाला हो गया। r का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1 के रूप का a होगा, हमारा पूर्णांक जो है वो किस रूप का हो गया, 3q प्लस 1 के रूप का हो गया। जब a हमारा 3q प्लस 1 के रूप का है तो a का तो स्क्वायर करना होगा ना, वर्ग करना होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे फिर से। अब चूंकि यहाँ पे 2 टर्म है ना, यहाँ पे एक ही टर्म था 3q, यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म है तो 2 का जब वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग करना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों अचर है ना। देखिए यहाँ एक है 3q है, ये दोनों जुड़ने वाला नहीं है ना, एक साथ होता तब ना जुड़ जाता, दोनों अलग अलग चर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए तो है ना एक नियम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ तो एक ही टर्म है तो a स्क्वायर हो गया, 9q स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर अब प्लस 2ab इतना हो गया। अब 2ab इतना कैसे हुआ है उसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। a स्क्वायर ठीक है 2ab, तो 2 गुना a के जगह पे कितना है 3q है, b के जगह पे कितना है 1 है, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 6q नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या दिक्कत था बताइए, आपको कोई दिक्कत था, हमने तो डायरेक्ट 6q लिख दिया हुआ, 2 गुना 3 गुना 6 गुना 1, सीधे सीधे कैलकुलेशन किए तो कितना हो गया 6q हो गया, 1 हो गया। इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा समय बचाइए, थोड़ा कॉपी भी बचाइए, क्योंकि एक ही प्रश्न में आप पूरा कॉपी भर दीजिएगा तो आपको दोबारा तो लूज पेपर भी नहीं मिलता है एग्जाम में, है ना। तो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर डिटेल्स लिखेंगे, जहाँ पर थोड़ा स्टेप खाने का जरूरत है वहाँ पर खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6q प्लस 1 हो गया। अब इस दोनों में देखें तो 3 है ना, है कि नहीं है बताइए। इस दोनों में जब 3 है तो 3 कॉमन कर लिए, बाहर कर लिए। अब यहाँ पे जब 3q स्क्वायर प्लस q हो गया, आप कहिएगा कि सर q तो है, q का नहीं किए। अरे q नहीं करना है, हमको 3m के रूप में लिखना है, ठीक है। हमको 3 चाहिए, q से कोई मतलब नहीं है मेरा, q तो अचर राशि है ना, q का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 का मान कुछ बदल नहीं सकता। 3 जहाँ पर 3 है वहाँ पर हर जगह 3 ही होगा, वो चाहे उठा करके आप उसको आकाश में रखिए, पाताल में रखिए, हर जगह क्या होगा वो 3 ही होगा, 3 बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा ना, ठीक है। अब इतना ब्रैकेट में जो लिखे हैं इसका क्या करना है ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब क्या बचा आर का वैल्यू हमारा, ये तो आर का वैल्यू 1 पे हो गया कंप्लीट। अब आर का वैल्यू 2 लिखेंगे, सेम प्रोसेस 2 पे करना है, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है इसको। अब इसको भी तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3q का स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 भी करके दिखाएं कि, चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ आएगा 2 गुना 3q गुना 2, तो 2 गुना 4 के 12q हुआ, देखिए हुआ ना।
आप लोग समझदार हैं, फिर भी आप लोग डरते रहते हैं। तो यहाँ पर 12 क्यों हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको भी तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 को 3 + 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख देंगे तो कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तो बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम लिखेंगे, देखिए लिख दिए यहाँ पे 3 + 1। अब जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़े। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, बाहर कर लिए। यहाँ पे 3 आ गया तो 9q² में से 3q² बच गया। 12 में से 3 बाहर चला गया तो 4q बच गया। इस 3 में से पूरा का पूरा 3 आ गया तो इसके पास तो 1 ही न बचा। गुना में कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है ना, कॉमन लेते हैं तो 1 आ गया बाहर, तो इतना हो गया, +1 आ गया यहाँ पे। इतना तक कोई दिक्कत है? अब भी दिक्कत है? अब नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। एक एक स्टेप को, एक एक चीज को हम तोड़ करके यहाँ पर आपको बताए हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे साथ बोलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे की क्रिया करते हैं, जो फाइनल प्रोसेस है हमारा वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इसको मान लेते हैं m, तो भाई क्या बिगड़ जाएगा किसी का? ये 3q² को m मान लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का? यहाँ जो हमारा ये वैल्यू है, इसको वैल्यू को मान लेते हैं m, यहाँ भी किसी का क्या बिगड़ जाना है बताइए? इसका वैल्यू हम मान लेते हैं m, तो किसी का क्या बिगड़ जाना है? यहाँ भी किसी का कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा ना। तो हम एक स्टेप लिख सकते हैं, ये हम समझाने के लिए कि आपको एग्जाम में ये नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है, वो लिखना है। लिखना क्या है, ठीक है, लिखना ये है कि यदि 3q², ठीक है, 3, यदि देखे कोमा दीजिए, नीचे से लिखिए 3q², कोमा दीजिए, 3q² + 2q, 3q² + 2q तथा 3q² + 4q + 1 को m मान लिया जाए। तो यदि हम इन सब को m मान लेते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये 3m के रूप का हो जाएगा, a² हो जाएगा 3m के रूप का, a² हो जाएगा 3m + 1 के रूप का, और a² है ना, यहाँ पे लिखा गया है, a² हो जाएगा 3m + 1 के रूप का हो जाएगा। तो क्या होगा? तो करने के लिए थोड़ा सा तो करना होगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब ठीक, चलिए अब ठीक है, तो इतना तक इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा और जगह मिल जाएगा। तो करने के लिए तो के बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो के बाद यहाँ पे आते हैं, तो a² बराबर हो जाएगा कितना, 3m, तथा a² बराबर हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। तो अब हमारा ये प्रूफ नहीं हो गया है कि धनात्मक पूर्णांक का, अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया कियोस, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है ना, इसीलिए थोड़ा सा क्योस हो जा रहा है। तो आप इसको संभाल लीजिएगा, आई थिंक आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरा प्रोसेस समझ गए हो ना, तो वीडियो को जाइएगा पीछे और उसको तब एक एक स्टेप आप लिखिएगा उसको, ठीक है। खुद से बना करके लिखिएगा, जहाँ गलती होगा वहाँ पर पढ़िएगा आगे। एक एक स्टेप लिखिएगा ना, तो आपको क्योस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। जब फाइनल आंसर हो गया तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग इसके मास्टर हो गए। आखिरी प्रश्न है,
ऐसा ही एक आखिरी प्रश्न है, ठीक है ना, ऐसा ही एक क्या है आखिरी प्रश्न है, उसको भी हम लोग अभी फटाफट करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से संभाल जाइए, ठीक है। तो हम इसको दे रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं। अब मिटा करके आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे, जो इस चैप्टर का आज का आखिरी प्रश्न होगा, ये 5वां प्रश्न, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं, हम धीरे नहीं, हम काफ़ी स्पीड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, हम धीरे पढ़ा रहे हैं, स्पीड नहीं, काफ़ी धीरे पढ़ा रहे हैं। इतना देर में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है ऑफलाइन में, क्योंकि आप लोग हैं नहीं सामने में, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि आप लोग कितना कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, एक एक स्टेप ध्यान में रख करके और एक एक स्टेप को हमको दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत आप लोगों को लग रहा हो कि साकार हो रहा है हमारा, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को तो फैलाइए, ठीक है। अच्छे से अच्छे ग्रुप में जो है शेयर कीजिए और फैलाइए दोस्तों तक। हम आपको बहुत ही जो डिफ़िकल्ट टॉपिक सब है ना, उन सब चीज़ों का आपको बहुत ही आसानी से समझा करके जो है आपको वीडियो बना, ठीक है। काफ़ी इजी वे में जो है हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में जो है आपको मिलते जा रहा है, सब कुछ मिलते जा रहा है। आपको करना ही सब इतना है, इतना पे करना है आपको कि वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, धूम मचा देना है, धूम मचा के शेयर करना है, लाइक ठोकना है एकदम दबा के, ठीक है। कमेंट करना है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आप, क्या 3-5 का मेल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, ठीक है। अब आपको ये सब पता है, तो हमको कैसे पता है कि आपको पता है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं ना भाई आपको, तो हमको पता है कि आपको सब पता है, ठीक है। और आपको क्या पता है वो हम अभी बता रहे हैं, बताएं। तो शुरू का कुछ प्रोसेस हम यहाँ स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करेंगे, चलिए तो शुरू करते हैं। मानना पड़ेगा हमको, है ना, आपके लिए लिखना ही पड़ता है। मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, फिर से x ही माने, a ही मान के चलेंगे हम, x नहीं मानेंगे। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, a होगा, ठीक है। और b का मान हम लोग 9 मानेंगे ना, सॉरी 9 मानेंगे। b के मान में चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जितना है ना उतना ही मान लीजिए b का मान, बिंदास। तो यहाँ आप सीधा सीधा r लिख सकते हैं ना, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस जाएगा ये, समझ रहे हैं। 8 तक हमको जाना होगा, 9 बार हमको गर्व करना होगा, कितना लंबा जाएगा ये। और चूंकि इतना लंबा जाएगा तो आपको याद रखने में भी परेशानी होगी, इसीलिए अभी तक यदि नहीं सीखे हैं ना तो बड़ा दिक्कत होने वाला है इस प्रश्न का, ठीक है। आपको पीछे का स्टेप बढ़िया से याद होना चाहिए। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को देखने से पहले एक बार जो है वह चौथे प्रश्न को अपने से फिर से बना करके देख लीजिए, ठीक है। एक बार जो है आप क्या करेंगे, लेक्चर को करेंगे पॉज, ठीक है, कॉपी को करेंगे बंद, एक रफ पेज निकालेंगे और पूरा का पूरा चौथा प्रश्न जो है वह अपने से बनाएंगे, हर स्टेप को लिख करके,
ठीक है। और उतना यदि हो जाता है तब आते हैं हम लोग इसमें 5वें प्रश्न पे। ठीक है, ये आपको करने के लिए बोला है, आइए डेफिनेटली कीजिए, इसी से आपका कल्याण होने वाला है। नहीं तो इस प्रश्न में इतना लेंदी 8 स्टेप तक जाएंगे, आपका पीछे का 4 स्टेप वैसे ही भूल जाइएगा। ठीक है ना, इसीलिए उतना स्टेप तक जाने से पहले एक बार क्या करना है, आपको पीछे की चीज़ों को रिवाइज कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, ताकि वो दिमाग में रहे तो आपको अलग से कैलकुलेशन में नहीं फंसेगा। नहीं तो एक जगह आप कैलकुलेशन में फंसे तो आपको लगेगा कि बाप रे पीछे कितना जाना होगा, कहाँ गलती है, कैसा है, इतना क्यों समझ जाएगा, तो आपको पूरा प्रश्न फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी बातों को समझिए और अच्छे से समझिए। चलिए, यहाँ हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, कैलकुलेशन स्किप करेंगे। आप लोग चाहें तो पूरा पूरा डिटेल कैलकुलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, मेरा बोर्ड भी छोटा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोग मान लेते हैं क्या, r बराबर 0 मानते हैं। r बराबर 0 मान गए। यहाँ पे क्या स्किप किया हम, कि जो लिखते थे विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये स्किप किए, ये आप चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अपने नोट्स में 0 लिखें तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9q हो जाएगा डायरेक्ट। कोई तकलीफ यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं, a बराबर हो जाएगा 9q। अच्छा चलिए, इतना नहीं करते। ठीक है, एक हम यहाँ पे तरकीब लगा रहे हैं। एक तरकीब क्या लगा रहे हैं कि हम b का मान बदल रहे हैं, b का मान बदल करके हम 3 रख रहे हैं। ठीक है, 9 के ही गुणज में से कुछ रख सकते हैं, गुणनखंड में से, ये याद रखना। b का मान 3 रख रहे हैं तो हमारा 3 स्टेप हो गया। अब आपको क्योस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आएगा उतना ही। ठीक है, उतना लंबा क्यों जाए हम, थोड़ा सा के लिए। चलिए, अब विभाजन एल्गोरिथम लिखे, तो विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। ठीक है, जब r बराबर 0, a बराबर कितना हो जाएगा 3q। इसको दोनों तरफ अब घन करना है, अब क्यूब करना है। ठीक है, तो एक क्यूब करा कितना हो जाएगा 3q का, और क्यूब यानी कि 27 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से एक क्यूब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। इसमें 9 कॉमन ले ले, कितना बचेगा इसमें 3q क्यूब। ठीक है, या यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक, कितना हो गया, तो दिक्कत है। यदि इसको m मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9m, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए 3q को m मान लिया। ठीक है, जो आगे लिखते थे ना हम, उसको यहाँ पर लिख दिए 3q को m मान लिया, तो एक क्यू बराबर कितना हो गया 9m हो गया। ठीक है, देखिए प्रोसीजर, आप यहाँ पे कुछ भी छाट नहीं रहे, हम कुछ भी हटा नहीं रहे, कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। आपको जैसे लिख रहे हैं ना वैसे ही लिखना है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा, जब r का मान कितना हो जाएगा 1, r का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। a क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का वैल्यू कितना होता है, आपको याद है या नहीं याद है, बताइए। a प्लस बी का होल क्यूब का वैल्यू कितना होता है, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखेगा ना, चलिए याद रहेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 एक पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब कितना हो जाएगा
9 3 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा 9 सॉरी 9 या 27 ना 27 क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको बाद में इसी लिखेंगे क्योंकि +1 के रूप में लिखना है। a³ + 3a² b + 3ab² + 1, क्योंकि 1 के रूप में या 8 के रूप में लिखना है ना, उसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम उल्टा नहीं किए हैं, यहाँ पे लिख दिए। बाकी कहीं भी लिखिएगा किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये प्लस में ही 27 क्यूब का क्यूब हो गया प्लस 3a² b 3 और a² का मतलब हो गया 3q का होल स्क्वायर और b का मतलब हो गया 1। ठीक है, प्लस 3ab² 3 गुना 3q और गुना b 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो एक क्यूब यहाँ से कितना हो गया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, फिर से क्यूब। ठीक है, प्लस 3 तिया 9q। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ से फिर से हम लोग करते हैं तो एक क्यूब यहाँ से 3 कॉमन ले 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9 ले लिए तो 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी 9 बाहर ले लिए ना, 9 के 27 क्यूब यहाँ पे q² होगा ना, तो कह रहे हैं दूसरा सेम कैसे हो गया q² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और इस 1 को बाहर कर ले प्लस क्यूब 9 को बाहर किया ना तो ये 1 हो जाएगा। अब इतना को m मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 8q बराबर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा m + 1। चूँकि हम लोग क्या किए हैं इतना को 3q² प्लस 3q² प्लस q बराबर m माना। ठीक है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना। इतना हमको दिक्कत है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है ना, कैलकुलेशन है। आप एक एक स्टेप करिएगा ना कैलकुलेशन तो आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है कैलकुलेशन करना। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। उसके लिए हमको कुछ वो करना होगा, इसमें साफ यहाँ से करते हैं हम लोग साफ, ये हो जाएगा साफ, ये साफ, ये भी साफ। सेम प्रोसीजर है r बराबर 2 के लिए। r बराबर 2 तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 1 क्यूब। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 3a² b तो 27 q² प्लस सॉरी 3a² b यहाँ पे 2 है ना, 27 गुना 54 हो जाएगा, 54q² प्लस ये हो जाएगा 4 या 12 दूना 12 या 36 क्यू प्लस, ठीक है 2 चौका 8। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो 1 क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3q³ प्लस 9 छा के 54 तो 6 बचेगा q² प्लस 9 चौका 36 4 बचेगा q और प्लस 8 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें aq बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। अब चूँकि 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m माना। ठीक है, अब देख लीजिए आप धन किस रूप का आया, 9m के रूप का आया, 9m + 1 के रूप का आया, 9m + 8 के रूप का आया, आ गया ना। अब हमको चिंता करने की जरूरत है, यहाँ एक लाइन लिख देना है। इसीलिए दिस का मतलब क्या कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो
ठीक है ना, छोटे से में बन गया ये। दोबारा दोहराएं। अच्छा देखिए, पहली बात हमें प्रूव करना था, क्या दिखाना, प्रूव नहीं करना था, क्या दिखाना था कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ए मान लिया हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जब ए हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो बी हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ मानना होगा। तो बी हम लोग क्या मान ले, 3 मान ले। 3 क्यों माने, क्योंकि 9 का मल्टीपल है 3। ठीक है, 3 का मल्टीपल है 9, तो 9 से जो विभाजित होगा वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम 3 ही मान करके छोटा समय बना दिए। ठीक है, तो बी का मान ले 3। इस तरह से हमारा ए जो हो गया वो ए कितना हो गया था, ए बराबर हो गया था 3q प्लस आर। ठीक है, ये हो गया था 3q प्लस आर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब बी का वैल्यू 3 होगा तो 0, 1 और 2 होगा ना, तो 0, 1 और 2 हो गया आर का वैल्यू। एक बार 0 पुट करके देखें तो हमारा कितना आ गया, तो 3q आ गया। उसके बाद उसका घन कर दिया, दोनों तरफ घन कर दिया तो 27q हो गया। इसमें से 9 बाहर कर लिए तो 3q क्यूब को जो है, 3q घन को जो है वो क्या मान लिए, m मान लिए, तो 9m हो गया ये इस रूप का। यहाँ भी जो ये हमारा आया था इसको क्या मान लिए, m मान लिए, तो 9m+1 का हो गया, +1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी ये बीच में तो फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर हम लोग r बराबर 2 वैल्यू रखे, 2 वैल्यू रखे तो 9m+8 के रूप का हो गया। बीच वाला को क्या मान लिए, m मान लिए। ये लिख देना है, ब्रैकेट में जो है लिख देना है और उसको m मान लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे हम क्लोज और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़। और आपसे अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दनादन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर का जो दूसरा अध्याय है हमारा 1.2 उसमें मिलेंगे। उससे पहले उसका कुछ थ्योरी है उसको भी करेंगे और प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्ती में पढ़ते रहिए।